नमस्कार, मैं उदय शंकर। स्पोर्ट्स बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे क्रिकेट की। T20 के भारत श्रीलंका मैच में पहले मैच में भारत ने जीत हासिल कर ली है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या दूसरी जीत हासिल कर भारत सीरीज की जीत सुनिश्चित करता है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पोर्ट्स रिपोर्टर प्रोजेश भी हैं। प्रोजेश, आपसे भी बात करेंगे। राकेश जी, जिस तरह से लगातार 10वीं जीत है T20 में, तो भारतीय टीम कहा जा सकता है कि नए नए चेहरे थे, कोई बड़े दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे, इसके बावजूद जीत हासिल की है। यानी ये एक आगाज है, कहा जा सकता है कि एक यूथ्स की एक नई टीम तैयार हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने उदय। T20 वर्ल्ड कप के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद प्रशंसक बहुत निराश थे और कह सकते हैं कि वो एक समय था जब भारतीय क्रिकेट को आईना देखने की ज़रूरत थी और उस हार से सबक लेकर भारतीय टीम आगे बढ़ी है। यंगस्टर्स को मौका मिला है और यंगस्टर्स ने प्रूव किया है कि उन पर विश्वास करके बोर्ड ने कोई गलती नहीं की है, सेलेक्टर्स ने कोई गलती नहीं की है। बिल्कुल जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सामने आके परफॉर्म कर रहे हैं। आप ईशान किशन की बात कर लें, वेंकटेश अय्यर की बात कर लें, दीपक हुड्डा की बात कर लें, दीपक चाहर जो कि अब इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं उनकी बात कर लें, तो जितने भी यूथ्स को मौका मिला है सब ने अपने आप को प्रूव किया है। अब श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन आपने देखा पहले T20 के दौरान। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो मौका मिलता है ना, उसको आपको पकड़ने की जरूरत होती है और यूथ्स ने यह साबित कर दिया है कि वो बिल्कुल तैयार हैं उस मौके को भुनाने के लिए। निश्चित तौर पे जो खिलाड़ी एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी हैं उनमें से बहुत इस सीरीज में नहीं हैं, वो वापस आएंगे और ये बात यूथ जानते हैं। यूथ के प्रदर्शन को मैं इसलिए भी सलाम करता हूं कि वो जानते हैं कि जब विराट कोहली लौटेंगे, ऋषभ पंत लौटेंगे, तो जो बड़े नाम जब लौटेंगे तो वो एकादश में होंगे और उसके बाद इनकी स्थिति 11 में नहीं बन पाएगी, इनको जगह नहीं मिल पाएगी। बावजूद इसके इन्होंने दिखाया है कि ठीक है, हमारे सीनियर खिलाड़ी नहीं हैं तो उस जगह को भरने के लिए हम तैयार हैं और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पहले T20 के दौरान भी हमने देखा कि भारतीय यंगस्टर्स बिल्कुल सामने आए। जैसा कि मैंने कहा, ईशान किशन की पारी की आप बात कर लीजिए, जो उन्होंने पारी खेली, शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी और एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो अनुभव का काम होता है, जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी आपके टीम में होते हैं, आपके कोच जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनका काम क्या होता है कि आप अपने यूथ को मोटिवेट करें, उनको वो टिप्स दें। इस लेवल पे आके आप किसी को बल्ला पकड़ना नहीं सिखाते हैं, उनको स्ट्रोक खेलना नहीं सिखाते, आप उनको वो छोटे मोटे टिप्स देते हैं जो उनके बहुत काम आती है। जैसा कि ईशान किशन ने मैच के बाद कहा भी कि रोहित शर्मा ने उनसे कहा कि देखो, स्ट्रोक लगाने की जहां तक बात है तो उसमें तो कोई तुम्हारे ऊपर मुझे अविश्वास है ही नहीं, जब चाहोगे तब स्ट्रोक लगा लोगे, परेशानी आ रही है स्ट्राइक को रोटेट करने में। और ईशान किशन के लिए ये गुरु मंत्र जो है वो बहुत सही साबित हुआ और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, या गेंद जैसे बल्ले पर नहीं आ रही थी तो उन्होंने जाके रोहित से कहा कि गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है, तो रोहित ने कहा कि तुम अपना नेचुरल गेम खेलो, ज्यादा मत सोचो पिच के बारे में। और ये सारी चीजें जो होती है, यही आप एक सीनियर खिलाड़ी से उम्मीद करते हैं, कप्तान से उम्मीद करते हैं कि वो आपको टिप्स दे और आप उसका लाभ उठाएं। लेकिन ये जरूरी होता है, टिप्स तो आपको मिलते हैं, आप उसका लाभ उठाने को तैयार हैं कि नहीं। तो भारत के यंगस्टर्स उस टिप्स का लाभ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार दिखे। ईशान किशन ने कल साबित किया, जो पारी उन्होंने खेली लाजवाब पारी थी, मैच विनिंग पारी थी और उसी पारी की बदौलत वो पहले T20 में मैन ऑफ द सीरीज भी बने। बिल्कुल, T20 में भारत लगातार जीत रही है। प्रोजेस, क्या माना जाए कि श्रीलंका की टीम भी कहीं न कहीं दबाव में आई हुई थी? जी बिल्कुल, श्रीलंकन टीम ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज हार कर आई थी, तो उस पे एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर तो था ही। उसके अलावा भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से परफॉर्म किया, रोहित शर्मा के साथ, अनुभवी रोहित शर्मा के साथ यंग ईशान किशन ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया, उसको देखते हुए श्रीलंकन टीम और प्रेशर में आ गई थी। और हमने उससे मैच के पहले भी कहा था कि अगर इंडियन ओपनिंग पेयर अच्छा खेलती है तो एक एडवांटेज हो जाता है इंडियन टीम के पास कि वो बड़ा से बड़ा स्कोर करती है। और वही हुआ कल के मैच में। ईशान किशन और रोहित शर्मा की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 110 रन की पार्टनरशिप की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ। उसके बाद रोहित के आउट होने के बाद जब श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की। ईशान किशन के पास कल एक मौका था T20 में सेंचुरी जड़ने का, लेकिन अफसोस है कि वो इस मौके को भुला नहीं पाए। लेकिन उन्होंने काफी बढ़िया पारी खेली।
मैच में शुरू में उन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में वो फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक खेल रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि श्रीलंका के पास कोई बॉलर भी है। एक ऑर्डिनरी बॉलर साबित कर दिया था, क्लब स्तर के बॉलर पे उन्हें परिणत कर दिया था जिस तरह से वे स्ट्रोक खेल रहे थे। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की, तो 200 रनों का एक प्रेशर था ये श्रीलंकन टीम के पास, और पहली गेंद पर विकेट लेना, भुवनेश्वर कुमार काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है और पहली गेंद पर जब विकेट मिल जाता तो वे और खतरनाक हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरा विकेट भी तुरंत हासिल कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंकन टीम काफी प्रेशर में आ गई और श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें स्ट्रोक खेलना ही था उन लोगों के बैट्समैन को, क्योंकि 200 रन का स्कोर चेस करना था और उनके प्लेयर स्ट्रोक खेलने में जल्दी जल्दी विकेट गवा बैठे। एकमात्र श्रीलंका और लोअर मिडिल ऑर्डर में चमीरा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज उनके सेटल नहीं हो पाए, उन्हें जल्दी जल्दी अपना विकेट गवा दिया। इसके चलते मैच आसानी से भारत की झोली में जा गिरा। बिल्कुल राकेश जी, अब दूसरा मुकाबला होना है, क्या माना जाए कि प्लेइंग 11 में यही टीम रहे या कुछ और नए प्रयोग करते हुए कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जाना चाहिए? नहीं, चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि पहली बार जब मैं बोल रहा था तो मैंने ईशान किशन को के लिए बताया कि मैन ऑफ द सीरीज उन्हें चुना गया। वो दरअसल वो पहले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन मेरी बात सच साबित हो सकती है अगर वो दूसरे T20 में भी उसी तरह का प्रदर्शन दोहरा देते हैं तो मुझे लगता है कि शायद सीरीज वो बन जाए आगे चलकर। तीसरे T20 के बाद जब मैन ऑफ द सीरीज का चुनाव होगा तो ईशान किशन जो हैं वो मैन ऑफ द सीरीज बन सकते हैं। आपने एकादश की बात की तो देखिए, मुझे एकादश के मामले में जो कप्तान रोहित शर्मा हैं उनका जो व्यू है वो बहुत क्लियर है। वो उन खिलाड़ियों को मौका देने, देखिए ऋतुराज गायकवाड़ को मौका देना था लेकिन उन्हें चोट लगी रिस्ट में और इस वजह से वो पहला मैच नहीं खेल पाए। तो अब एक जो जगह बन सकती है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ किसकी जगह आएंगे ये तो तय मान के चलिए कि ईशान किशन को न विश्राम मिलेगा, न जब ये खराब फॉर्म में थे तो इनको बिठाने की सोच भी रहे थे रोहित शर्मा। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि ईशान की एबिलिटी के ऊपर कोई संदेह नहीं है और ये वक्त की बात है कि वो फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये तो तय है कि दूसरे T20 में ईशान किशन होंगे ही होंगे और पहले मैच के प्रदर्शन के बाद तो ऐसे भी कोई सवाल उठता नहीं है। तो झारखंड का ये खिलाड़ी दूसरे T20 में हमें खेलता दिखेगा, ये तय है। इसके अलावा अब अगर ऋतुराज गायकवाड़ को आप लेकर आते हैं तो उनसे ओपन करा के क्या रोहित नंबर 4 पे जाएंगे, लेकिन ये देखना होगा कि मुझे लगता है कि आप किसकी जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर आते हैं। क्या संजू सैमसन को? लेकिन संजू सैमसन पहले मैच में थे, उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला, तो बिना बल्लेबाजी का मौका दिए क्या उन्हें बाहर किया जाएगा? इसके अलावा एक और खिलाड़ी हैं जो जिसकी जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ आ सकते हैं, वो है दीपक हुड्डा। तो क्या दीपक हुड्डा की जगह पे आएंगे? तो अगर मैं चेंजेस देख रहा हूं तो इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को बिठा के ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जा सकता है। वो भी इसलिए उदय कि जो तीसरा T20 मैच हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें आपने ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया था और वो सिर्फ एक मौका उसे मिला और उसके बाद उन्हें जो है अनफॉर्चुनेटली वो पहला T20 श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेल सके और आप उन्हें बाहर बिठाने के लिए मजबूर हुए। अब उनकी जगह कैसे बनेगी ये सोचने की बात है। यही इस टीम की खूबसूरती है उदय कि कोई भी व्यक्ति जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं है। जिसे भी अवसर दिया जा रहा है वो उसे दोनों हाथों से लपकने के लिए तैयार है। तो अगर ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं तो आप मान के चलिए कि या तो दीपक हुड्डा की जगह पे आएंगे या संजू सैमसन की जगह पे आएंगे, लेकिन जो भी कॉल लिया जाएगा, जिनके साथ भी ये कॉल लिया जाएगा, उनके साथ भी बहुत न्याय नहीं होगा, क्योंकि पहले T20 के दौरान जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के सिर्फ 2 विकेट गिरे, इतना बड़ा स्कोर बना 199 रनों का और विकेट गिरे सिर्फ 2, तो किसी भी बल्लेबाज को अवसर ही नहीं मिला। न दीपक हुड्डा ने बल्लेबाजी की थी और न ही आपने संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की थी, वेंकटेश अय्यर को भी मौका नहीं मिला था। 4 नंबर पर जडेजा आए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर चेंजेस अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि एक गायकवाड़ के लिए बन सकता है, अदरवाइज कोई चेंजेस मुझे बहुत नहीं दिख रहे हैं।
चूंकि चहल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और मुझे लगता है चहल भारत की ओर से T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन चुके हैं। और दूसरा T20 इस लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आप मैच जीतते हैं तो आप सीरीज भी जीत जाते हैं, फिर आप तीसरे मैच में मौका देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले T20 मैच के पहले भी कहा था कि श्रीलंका के खिलाफ शायद ही मतलब 3 स्पिनर्स के साथ भारत जाए, और यही हुआ भी। आपने देखा कि रवि बिश्नोई को बाहर बैठना पड़ा और चहल के साथ रविंद्र जडेजा खेले। हाँ, दीपक हुड्डा की टीम में आने से एक ऑफ स्पिनर, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर की भूमिका जो है वो नई बन गई, तो वो मौका मिला। तो इस स्थिति में मैं गेंदबाजी में बहुत चेंजेस नहीं देख रहा हूं। हाँ, अगर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलता है तो दीपक हुड्डा या संजू सैमसन में से किसी एक को बाहर बिठाया जा सकता है। बिल्कुल, देखा जाए तो भारतीय गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, श्रीलंकन टीम के काफी सारे विकेट चटकाए। तो क्या प्रोजेस ये माना जाए कि श्रीलंकन टीम में फिलहाल उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं है, या भारत के गेंदबाजों ने फ्री फ्लोइंग पारी खेली? चांदीमल एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे स्कोर बनाए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो श्रीलंकन की बैटिंग खराब नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है। और उनके कप्तान ने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलियन दौरे पे उनके बल्लेबाज जो हैं, जो कि सलामी बल्लेबाज है, जो 4 नंबर तक के बल्लेबाज है, वो कंसिस्टेंट बैटिंग नहीं कर पा रहे, जिसका खामियाजा श्रीलंकन टीम को भुगतना पड़ रहा है। और यही कल के मैच में भी हुआ। अगर आपके विकेट जल्दी जल्दी गिर जाते हैं तो आपकी टीम जाहिर सी बात है कि प्रेशर में आ जाएगी, और कल के मैच में वही हुआ। और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी कल के मैच में श्रीलंका की काफी खराब रही, या तो कह सकते हैं कि इंडियन बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी कर उन्हें काफी साधारण सा बना दिया था। रोहित शर्मा और ईशान किशन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उससे तो लग ही नहीं रहा था कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम बॉलिंग कर रही है। इस लिहाज से भी देखा जाए तो श्रीलंकन की बॉलिंग में कुछ कमजोरी तो है। हसरंगा के नहीं खेलने का एक इफेक्ट भी पड़ रहा है, क्योंकि हसरंगा उनके टॉप क्लास स्पिनर थे जो कि काफी विकेट चटकाते थे, तो उनका नहीं खेलना भी एक सेटबैक है श्रीलंकन टीम के लिए। उसके अलावा भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की, भुवनेश्वर कुमार ने शुरू में 2 झटके दिए, जो कि उनके लिए काफी महंगा पड़ा श्रीलंकन टीम के लिए। इसके अलावा एक खिलाड़ी की बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वेंकटेश अय्यर। जी हाँ, जिस तरह अगर उन्हें बल्लेबाजी में मौका मिलता तो वे बल्लेबाजी में परफॉर्म करते हैं, गेंदबाजी में मौका मिलता तो वहां भी वो विकेट चटका रहे हैं। तो इस लिहाज से वेंकटेश अय्यर का जो परफॉर्मेंस है, ये कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप में उनकी उपस्थिति को अभी से दर्शा रहा है। क्योंकि जिस तरह से वेंकटेश अय्यर ने बल्लेबाजी की है, हमने देखा है जो पिछली सीरीज में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट में जब भी आते हैं 17-18 बॉल में 30-35 रन बना देते हैं। इसके अलावा 1-2 विकेट चटकाते हैं। कल के मैच में भी हमने देखा कि वेंकटेश अय्यर ने 2 महत्वपूर्ण विकेट झटक लिए। तो इसका एक फायदा हो रहा है कि इंडिया के पास एक जेन्युइन ऑलराउंडर के रूप में वेंकटेश अय्यर सामने आ रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा फायदा इंडियन टीम को हो रहा है। साथ में जडेजा की वापसी भी एक ऑलराउंडर का जो पुल बन रहा है उसको मजबूती प्रदान कर रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय टीम अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जहां तक यूथ की बात है तो बीसीसीआई भी यूथ पे काफी काम कर रही है। हमने अभी देखा कि इंडियन अंडर 19 टीम वर्ल्ड चैंपियन बनकर आई है, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई जूनियर लेवल पे भी काफी काम कर रही है, जिसका फायदा इंडियन टीम को मिल रहा है कि नए नए प्लेयर निकल के आ रहे हैं। साथ में आईपीएल खेलने से भी उनका मनोबल काफी बढ़ रहा है। उन्हें वर्ल्ड के अच्छे अच्छे बॉलरों को फेस करने का मौका मिल रहा है, या तो जो भी बॉलर है उन्हें अच्छे अच्छे बैट्समैनों को खिलाने का मौका मिल रहा है। तो इससे कॉन्फिडेंस जग रहा है कि, और उसका फायदा हमें इंडियन टीम में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल राकेश जी, इस T20 सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज भी होनी है, और उसके बाद तो T20 का वर्ल्ड कप भी है। तो उस हिसाब से ये जो अभी मैचेस चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्लेयर्स सेलेक्ट करने में चयनकर्ताओं को आसानी होगी। या बिल्कुल, आपका पुल जितना बड़ा होगा, और वही पुल बनाने का प्रयास किया जा रहा है बीसीसीआई के सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के द्वारा, कि सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी, जो मैं हमेशा कह रहा हूं कि बैकअप खिलाड़ी के रूप में खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है कि कौन होगा और अगर उसे चोट लग जाए तो उनकी जगह कौन लेगा। एक दिलचस्प बात अगर आपने गौर किया हो उदय, तो आपने देखा होगा कि श्रेयस अय्यर को T20 क्रिकेट में नंबर 3 पर ही खिलाया जा रहा है।
उन्हें 4 पे नहीं, रोहित शर्मा ने जब से कप्तानी संभाली है श्रेयस अय्यर को वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि 3 नंबर पर भारतीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में कौन बल्लेबाजी करता है? विराट कोहली करते हैं। तो ये हर खिलाड़ी के बदले एक खिलाड़ी होना चाहिए कि अगर वो नहीं होगा तो कौन होगा? जबकि श्रेयस अय्यर को पहले साफ साफ कह दिया गया था कि अगर आप अपनी गेंदबाजी में सुधार नहीं करते तो मुझे मुश्किल होगा आपको खिलाने में, क्योंकि हम एक ऑलराउंडर की तलाश में हैं। तो वो अपनी गेंदबाजी पर भी काम कर रहे हैं, ये भी एक खबर है। तो वो अपनी बॉलिंग पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसे उन्हें 3 नंबर पे खिलाया जा रहा है। और अगर हम पहले T20 की बात करते हैं और श्रेयस अय्यर की बात न करें तो ये श्रेयस अय्यर के साथ भी अन्याय होगा। जिस तरह की पारी उन्होंने खेली, 27 गेंदों पर 57 रन बनाना, तो जब आप 50 लगाते हैं और आपका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा होता है तो आपकी टीम मैच में बहुत आगे चली जाती है। और यही हुआ, 111 रन पे पहला विकेट गिरा भारत का जब रोहित शर्मा आउट हुए, और उसके बाद से फिर श्रेयस अय्यर ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। जो अगले जितने भी रन बने, 199 तक आप पहुंचते हैं, तो जितने भी रन बने उसमें से 57 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए। और क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए। और शुरू में जब गेंद उनके बल्ले पर नहीं आ रही थी तो उन्होंने ईशान किशन से बात की कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं कोशिश करता हूं आपको स्ट्राइक दूं और आप स्ट्राइक लें। और जब एक बार वो सेटल हो गए, पिच के पेस को समझ लिया, उसके बाद विकेट के चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक लगाए। तो कमाल की बल्लेबाजी जो है श्रेयस अय्यर ने की है। जहां तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका को जैसा कि प्रजेश ने बताया कि हजारंगा के नहीं रहने से बहुत असर पड़ा है। इसके अलावा जो उनके एक मिस्ट्री बॉलर थे महेश तीक्ष्णा, वो भी फिट नहीं है, वो भी T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। कुशल मेंडिस नहीं है, तो वो भी अपने 3 प्रमुख खिलाड़ियों के बगैर खेल रहे हैं। और उन 3 प्रमुख खिलाड़ियों के बगैर टीम इंडिया का सामना करना इतना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो और जहां तक हम भारतीय क्रिकेट की बात कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जो कि आने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम एक प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। BCCI एक प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, चयनकर्ता उसमें लगे हुए हैं कि हाँ, हमें हर खिलाड़ी का एक सब्स्टिट्यूट चाहिए। हम इतना बड़ा पुल बना लें कि अगर कुछ परिस्थिति इफ बट आ भी जाए तब भी हम एक बेहतर टीम चुनकर मिशन मेलबर्न के लिए भेज सकें, जो कि डाउन अंडर में जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि इस बीच चूंकि T20 वर्ल्ड कप होना है, फिर 1 साल बाद वर्ल्ड कप भी होना है इंडिया में ही, तो इसे लेकर भी रोहित शर्मा को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपने लिए एक परफेक्ट टीम अभी से चूज कर सके। रोहित शर्मा ने तो कमाल की कप्तानी की है। अगर आप पहले T20 की बात करें, और बिल्कुल योजना है उनके पास, ऐसा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में अभी उनकी कप्तानी देखी नहीं, लेकिन जो ये T20 के मुकाबले मैं देख रहा हूं तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे उनके पास एक प्लान है और उस प्लान के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने अभी एक आपको बात बताई कि वो श्रेयस अय्यर को 3 नंबर पर ही खिला रहे हैं, यह बिल्कुल प्लान का हिस्सा है। इसी तरह से उन्होंने कल रविंद्र जडेजा को 4 नंबर पर भेजा, जबकि उस वक्त ओवर्स बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने रविंद्र जडेजा को 4 नंबर पर भेजा और कहा कि आगे भी ऐसा होगा। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या वो रविंद्र जडेजा के साथ नंबर 4 पर बने रहते हैं, क्या रविंद्र जडेजा को नंबर 4 पर लगातार मौके मिलते हैं। यदि ऐसा होता है और रविंद्र जडेजा उन अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं तो निश्चित तौर पे टीम को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है उदय। तो हम देख रहे हैं कि वो हर चीज प्लानिंग के साथ। आप कल देखिए जो उन्होंने गेंदबाजी चेंज की है, जब आप एक बार 199 रन बना लेते हैं, सामने वाली टीम के सामने 200 की चुनौती होती है, तो आप आधा मैच जीत चुके होते हैं। 200 रन बनाए और आप हार जाएं, ऐसा विरले ही होता है, कभी कभार हो सकता है, रोज नहीं होता। और जब आप 200 रन का टारगेट देते हैं तो विपक्षी टीम को क्या करना होता है, एक अच्छी शुरुआत करनी होती है। वो तो हुई नहीं, पहली ही गेंद पर उनका विकेट गिर गया। तो रोहित शर्मा ने मैच को रीड किया, उन्होंने समझ लिया कि अब ये श्रीलंका के बूते की बाहर की बात है। 12 ओवर होते होते तक उनके 5 विकेट गिर चुके थे, आधी टीम श्रीलंका की पवेलियन लौट चुकी थी, तो उनके पास कोई अवसर है नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि अपने 6th बॉलर
और 7th बॉलर को इंट्रोड्यूस किया। यह दिलचस्प था देखना कि उन्होंने वेंकटेश अय्यर से भी गेंदबाजी कराई और दीपक हुड्डा से भी गेंदबाजी यानी कराई। सभी को मौका देने की बिल्कुल। रणनीति पे और काम हो नहीं, रहा। ये आप क्या करते हैं, जो आपके छठे और सातवें बॉलर होते हैं उनको आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप गेंदबाजी कर सकते हैं, और उन्हें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होना है तो आपको एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए। तो उन्होंने वेंकटेश अय्यर से कल स्लॉग ओवर में गेंदबाजी कराई, जो कि बहुत मुश्किल काम है। वेंकटेश उस तरह से नहीं कर पाए गेंदबाजी, रन भी खाए उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज बताने की कोशिश की वेंकटेश अय्यर को, उन्हें एक संदेश दिया कि हां, आप अपनी गेंदबाजी पे फोकस कीजिए, आपको मैं कभी भी यूज कर सकता हूं। आप देखिएगा दिलचस्प, जडेजा काफी दिनों के बाद वापसी कर रहे थे, तो उनके कोटे पूरे हुए, उनसे 4 ओवर कराया क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है। वो काफी दिनों के बाद आए हैं तो मैच प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उन्होंने उनसे पूरे 4 ओवर कराए। बुमराह काफी दिनों बाद लौटे थे, उनसे 3 ओवर कराए। लेकिन जिस भुवनेश्वर कुमार ने शुरू में श्रीलंकाई टीम को धाराशायी कर दिया, उनसे सिर्फ 2 ओवर। इसके बाद आप देखें कि उन्होंने हर्षल पटेल से भी सिर्फ 2 ओवर, जो कि T20 स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, हम मैच जीत रहे हैं तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का वक्त है, हम उन खिलाड़ियों को मौका दें जो काफी दिनों से नहीं खेले हैं, उनसे गेंदबाजी कराएं, हम अपने छठे और सातवें बॉलर को कॉन्फिडेंस दें कि वो गेंदबाजी कर सकते हैं, और वो किस तरह गेंदबाजी करें उसका वो अंदाजा लगाएं। तो रोहित पूरी योजना बनाकर, रोहित और राहुल की जो जोड़ी है और सिलेक्टर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो पूरी योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उनका पूरा प्रयास है कि वर्ल्ड कप जब आए उस वक्त तक टीम के पास एक अच्छे खिलाड़ियों का, लगभग 25 खिलाड़ियों का एक पुल तैयार हो। अगर किसी को चोट लगती है, चूंकि फिटनेस की समस्या आजकल आम है, तो आप प्लेयर को रिप्लेस कर सकें। बिल्कुल प्रोजेस, तो ये माना जाना चाहिए कि अब जो 2 T20 मुकाबले बचे हुए हैं, भारत जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है तो सीरीज भारत के हाथ आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय टीम ने पहले T20 में परफॉर्म किया है, उनके बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो उनके पास एक कॉन्फिडेंस है, और सभी बल्लेबाज, जो भी बल्लेबाजों को मौका मिल रहा है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और जो चाहते हैं कि टीम में बने रहना, उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी खासियत है। और जो भी बल्लेबाजों को मौका नहीं मिला है, अगर उन्हें मौका मिलता है तो उन्हें परफॉर्म कर कर दिखाना होगा, और वही इंडियन टीम के पास एक प्लस पॉइंट होता जा रहा है। उनके गेंदबाज भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिन्हें मौका मिल रहा है। अगर दीपक चाहर को खिलाया गया था तो दीपक चाहर ने पिछली श्रृंखला में अच्छी बॉलिंग की थी, इस बार भुवनेश्वर कुमार पहले मैच में काफी अच्छी बॉलिंग की, साथ में हमारे जो अभी उप कप्तान है बुमराह, वो आए हुए हैं। तो इससे लगता है कि भारतीय टीम आसानी से दूसरा मैच भी जीतेगी और साथ में सीरीज भी। और श्रीलंकन टीम के लिए एक मुश्किल है कि उनके टीम के प्लेयरों में कंसिस्टेंट की कमी दिख रही है, उनके बल्लेबाज कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि उनके कप्तान ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही उनके साथ ये समस्या है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय टीम आने वाली दोनों T20 मुकाबले भी जीतेगी और T20 में बेहतर प्रदर्शन के साथ आने वाले वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के लिए एक परफेक्ट टीम भी तैयार होगी। राकेश रंजन जी और प्रोजेस, आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल स्पोर्ट्स बाइस्कोप में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।